हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में जिसका नाम है संघर्ष क्लासेस ऑफिशियल। हम लोग दोस्तों अभी तक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को डिटेल्स में पढ़ा है दोस्तों। अब उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, उसको हम इस सेशन में देखेंगे दोस्तों। आज हम लोग इसी कड़ी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का उससे जो रिलेटेड सवाल जो बन रहे हैं उसको देखेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो एसपीटी एक्ट जिसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं उसका हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई है ना दोस्तों। तो आपको पता है कि 1764 का जो हुआ था बक्सर का युद्ध, ये आपको बार बार बता रहे दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1765 में 64 में, वहां के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ। तो उस वक्त जो झारखंड था वो बंगाल के सूबा में आता था, बंगाल सूबा में आता था, और बंगाल जो है वो उसकी दीवानी ब्रिटिश कंपनी को 1765 में प्राप्त होती है ना दोस्तों। तो ऑब्वियस ये कि झारखंड की भी उसी वक्त ब्रिटिश कंपनी को, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको इसकी दीवानी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जमीन का विस्तृत ब्यौरा, है ना, विस्तृत ब्यौरा और रैयत का अधिकार पत्र क्या कहलाता है। जिसमें जमीन का विस्तृत ब्यौरा हो और रैयत का अधिकार पत्र हो उसको क्या कहते हैं। एक तो खतियान कहते हैं। खतियान किसके लिए था, जो आम रैयत थे, आम रैयत थे उनके लिए खतियान शब्द का प्रयोग किया जाता है। और खेवट, खेवट किन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जमींदारों या भूइहरों या खुटकट्टीदार जो लोग थे, खुटकट्टी प्राप्त जो मुंडाओं थे, उनके पास जो जमीन का अधिकार प्राप्त था उसको खेवट कहते थे। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व का भुगतान, राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था। जो चतरा का कलेक्टर था उसको कब तक है जो राजस्व का भुगतान किया जा रहा था, ये सवाल है दोस्तों, है ना। तो इसमें ऑप्शन ए है 1758, 1799, 1778 या 1802। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1799। 1799 में जो राजस्व का भुगतान हो रहा था वो चतरा के कलेक्टर के मार्फत हो रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति, भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई, है ना। जिलों में सबसे पहले भारतीय एजेंट की नियुक्ति की गई, है ना। उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो ऑप्शन ए है रांची, बी है कोलकाता यानी कलकत्ता, सी है मुर्शिदाबाद और डी है बोकारो। तो आपको पता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद हो जाएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी। ये पता है कि राजस्व जिलों का बनाया गया था उस वक्त, उसकी निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन ए है अमील, काश्तकार, अमीन या हुइम। हुइम कोई वर्ड नहीं है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 1789, 18 सितंबर 1789 के लिए अंतिम संकल्प, है ना, जो उस वक्त जो लिया गया था जो संकल्प, उस वक्त कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया, कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया। ए है रामगढ़, बी है पलामू, सी है हजारीबाग या डी है नागपुर। तो आपको पता है आंसर इसका सही दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नागपुर। चलिए जहां पे डिस्क्राइब करने का जरूरत होगा दोस्तों ऑप्शन, वहां पे डिस्क्राइब भी किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 जून 1809, है ना, 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू की गई, पता है
कि 4 जून 1809 को थाना व्यवस्था लागू किए गए थे, जिसका नियंत्रण, इसका नियंत्रण कौन करता था? मजिस्ट्रेट करता था। वो कौन से, कहाँ का मजिस्ट्रेट ये कर रहा था? तो ये ऑप्शन ए रामगढ़ है, बी बोकारो, सी रांची, डी धनबाद। क्या होगा इसका सही आंसर? तो आंसर ए रामगढ़ होगा दोस्तों, है ना। तो रामगढ़ के जो मजिस्ट्रेट थे वहां से नियंत्रण किया जा रहा था थाना व्यवस्था को। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? जो ब्रिटिश सरकार थे उनको तो मेन लगान लेने से ही मतलब था, तो वो भू राजस्व प्राप्ति करने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे थे। तो उनमें से कौन सा अधिनियम का सहायता लिया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है रेगुलेशन अधिनियम 1792, रेगुलेशन अधिनियम 1793, 1773 या 1893। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेगुलेशन अधिनियम 1793 के द्वारा यहाँ पे भू राजस्व की प्राप्ति की जा रही थी, इस अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भुईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया? किसके देखरेख में ये होता, किसके नेतृत्व में ये हो रहा था? ऑप्शन ए है बाबू राखलदास हल्दर, बी है जेम्स पैटिस, सी है डाल्टन और डी है यतीन्द्र बोस। आपको पता है दोस्तों कि ऑप्शन ए बाबू राखलदास हल्दर के द्वारा 1862 में भुईहरी सर्वे का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट लाया गया था ना? कब है जो छोटा नागपुर लैंड एंड प्रोसीड्योर एक्ट लाया गया था? तो ऑप्शन ए है 1862, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1879 है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1879 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ये पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला है पहले भी, तो आपको पता है। ऑप्शन ए है जॉन हाफमैन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जॉन लेस्ली, ऑप्शन डी कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन हाफमैन दोस्तों। जॉन हाफमैन के ने ही जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय इसमें कितना है? अध्याय है इसमें 19 और इसमें धारा कितना है? धारा कितना है ये आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों, 271 धारा है। अगर आपने डिटेल्स से पूरा नहीं देखा है मेरा प्रीवियस क्लास दोस्तों, तो आपको कहेंगे कि आपको जाके वहां पे कीजिए क्लास, आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि धारा 271 है इसमें और 19 अध्याय है। तो धारा 271 किसमें? ऑप्शन ए 251, ये ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 271, तो 271 हो जाएगा, ये ऑप्शन सी डी है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 पढ़े उसमें धारा 8 में किस चीज का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए दिया है रैयत का, ऑप्शन बी है खूंट कटीदार का, ऑप्शन सी है मुंडारी का और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो आपको पता है दोस्तों कि धारा 8 में जो है खूंट कटीदार और मुंडारी दोनों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और रैयत का उल्लेख किसमें मिलता है? तो रैयत का उल्लेख मिलता है दोस्तों, रैयत का उल्लेख मिलता है अध्याय 4 में, अध्याय जो 4 है उसमें रैयत का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसको आराम से देखेंगे, है ना। रैयत का अध्याय 4 में धारा 16 से लेके धारा 16 से 36 तक में, है ना, रैयत के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और खुटकट्टीदार और मुंडारी के बारे में क्या किसमें पढ़ते हैं? ये हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 2 में। कहाँ पढ़ते हैं? अध्याय 2 में।
अध्याय 2 में इसमें धारा 4 से लेकर 8 तक है, धारा 4 से 8 तक। इसमें मेनली क्या है, हम लोग इसमें काश्तकारों का वर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काश्तकारों का वर्ग, है ना दोस्तों, काश्तकारों का वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। धारा 4 बताता है कौन कौन से काश्तकार, वो आगे हम लोग डिटेल्स में भी बात करें, क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, है ना। तो धारा 4 से 8 है, जहां पे हम लोग काश्तकारों का वर्ग पढ़ते हैं। उसमें मेनली हम लोग खूंट कट्टीदार और मुंडारी के बारे में बताते हैं। इसमें बोलता है कि वह मुंडा जिसने जंगल भूमि के भागों को जोत के लाने के लिए, है ना, क्या किया कि ऐसा मुंडा जनजाति जो जंगल को साफ करके, है ना, उसको खेत बनाया, है ना, उस पर खेती किया, तो जो उनके वंशज होंगे उनको या उनके रिश्तेदार को, है ना, वो भूमि धारण करने का अधिकार है। ये हमारा धारा अध्याय 2 में ये बताता है दोस्तों, है ना। ये मेनली किसमें बताता है? अध्याय 2 में ये सारा चीज बताता है, खूंट कट्टीदार और मुंडारी के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 1 में, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम है 1908 के अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र कहां होगा, है ना, किस क्षेत्र में होगा? आपको पता है, हम लोग धारा अध्याय 1 पढ़े, अध्याय 1 पढ़े, अध्याय 1 पढ़े, उसमें धारा कितना है? धारा 1 से 3 तक है, धारा 1 से 3 तक है इसमें, है ना दोस्तों। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? पहले तो पढ़ते हैं इसका प्रसार पढ़ते हैं, इसमें परिभाषा पढ़ते हैं, है ना, और क्या पढ़ते हैं? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का क्या शॉर्ट नाम होगा, है ना, वो हम लोग इसमें मेनली पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े कि ये उत्तरी छोटानागपुर में इसका प्रसार होगा, उत्तरी छोटानागपुर में इसका प्रसार होगा। पहला तो उत्तरी छोटानागपुर में, और पहला उत्तरी छोटानागपुर, दूसरा कहाँ होगा? दक्षिणी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, है ना। तीसरा कहाँ होगा? तीसरा कोल्हान क्षेत्र में होगा, है ना। चौथा पलामू क्षेत्र में होगा, है ना, पलामू क्षेत्र में होगा। पांचवा और कहाँ होगा? जो छावनी बोर्ड है, जितने भी छावनी बोर्ड है, एक ही छावनी बोर्ड है झारखंड में, कहाँ? रामगढ़ में छावनी बोर्ड में होगा। और कहाँ होगा? जितने भी नगर पालिका है, पांचवा, छठा जितने भी नगर पालिका है उन सारे क्षेत्रों में इसका प्रसार होगा। ये हमको बताता है किसमें? अध्याय 1 में ये बात बताता है ना दोस्तों। अध्याय 1 में ये बताता है, जिसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है ना दोस्तों। वो बताता है कि इस क्षेत्र ये कहाँ प्रसार होगा इसका। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उत्तरी छोटानागपुर में तो होगा, है ना, उत्तरी छोटानागपुर में होगा, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी दक्षिणी छोटानागपुर में भी होगा, तो और ऑप्शन सी संथाल परगना नहीं। संथाल परगना में अलग से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 है दोस्तों वहां लागू। तो ऐसी स्थिति में इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत, है ना, 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? हम लोगों को पता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो अध्याय 1 है उसमें अलग अलग टर्म को परिभाषित किया गया है। उसमें भूस्वामी को परिभाषित किया गया है। भूस्वामी किसको कहेंगे? जो जमीन का मालिक है, जो लगान वसूलता है, उसको भूस्वामी कहते हैं, जैसे कि सरकार, है ना। ऑप्शन बी कोड़कर या कोड़कर। कोड़कर किसको कहेंगे? जो किसी मैदानी या कोई टाड़ को कोड़कर खेत बनाया हो, है ना, ऐसे भूभाग को कोड़कर कहेंगे, है ना। और कोड़कर का और क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम और भी है कुछ कुछ, बताइए इसका नाम क्या है? और इसका नाम है खंडवत। कोड़कर का और क्या नाम है? खंडवत, खंडवत और अरियत, खंडवत, अरियत, है ना दोस्तों, इस तरह का नाम है।
ठीक है, जनशासन भी कहते हैं इसको। तो इस तरह का नाम है ये कोर का। भुगत बंधा, भुगत बंधक क्या है, जो 7 वर्षों तक इसको बंधक रख सकते हैं किसी के पास, है ना, और उसके बदले ना हमको, मतलब हम जो पैसा लेंगे, जो राशि लेंगे, ना हमको उसका ब्याज देना पड़ेगा, ना ही उसका जो मूल राशि उसको भी वापस करना पड़ेगा। 7 वर्ष अधिक हम इसको नहीं रख सकते। 7 वर्ष में इस प्रकार का जो जमीन है वो वापस हो जाता है खुद से। हम लोग महाजन के बारे में नहीं पढ़े दोस्तों इसमें, तो महाजन के बारे में नहीं पढ़े, तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, है ना दोस्तों, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं मुंडारी खुटकट्टी, मुंडारी खुटकट्टी, यहाँ उसको भी परिभाषित किया गया, मुंडारी खुटकट्टी। और क्या पढ़े थे दोस्तों, मुंडारी खुटकट्टी के बाद पढ़े हम लोग वंशगत भूमि के बारे में भी पढ़े। यहाँ पे वंशगत भूमि, ऐसा भूमि जो हमको अपने वंश से प्राप्त है ना, वंशगत भूमि। हम लोग भूधृति के बारे में पढ़े, यहाँ भूधृति के बारे में पढ़े, भूस्वामी के बारे में पढ़े, है ना दोस्तों। ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग टर्म यहाँ पे, अस्थाई भूधृति के बारे में पढ़े, अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में पढ़े। ये सारे टर्म का हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया गया था, उसको डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया, उसको परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 60 नंबर, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थाई भूधृति, दोस्तों अस्थाई भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो, अस्थाई भूधृति का मतलब क्या है, अस्थाई भूधृति किसको कहते हैं, ऐसा भूमि जो हमको जो वंश से प्राप्त हुआ, अपने वंश से जो प्राप्त हुआ वो अस्थाई भूधृति होगा, है ना। तो ऑप्शन ए ही वंशगत है ना दोस्तों, ऑप्शन ए ही वंशगत है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सरकार के द्वारा दी गई भूमि को नहीं, सरकार के द्वारा दी गई भूमि को हम लोग काश्तकारी भी बोल सकते हैं या रैयत भी बोल सकते हैं ना। स्वयं जंगल साफ करके रहने या कृषि योग्य बनाई गई भूमि को, इसको कहते हैं, इस तरह का भूमि कौन किया था, मुंडाओं के द्वारा, तो मुंडारी, मुंडारी या खूंटकट्टी इसको बोलते हैं, या फिर भुइहरी बोलते हैं। पट्टे पर ली गई भूमि नहीं, पट्टे पर ली गई भूमि को नहीं बोलते हैं, पट्टे पर ली गई भूमि को ऐसा नहीं बोलते दोस्तों, उसको रैयत ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, है ना, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता है ना। क्या बोलता है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 है कि किस धारा में यह उल्लेख है, किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए एवं लगान चुकाता है, अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन धारण किए हुए और उसके बदले वो लगान चुकाता है, इस प्रकार की भूमि को हम लोग किस धारा में उल्लेखित किया गया है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत किस में किया गया है। तो हम लोग को पता है कि ये धारा जो 4 है दोस्तों, धारा 4 क्या बताता है, धारा 4 बताता है काश्तकारों का वर्ग, धारा 4 काश्तकारों का वर्ग बताता है। ये अध्याय 2 का भाग है, काश्तकारों का वर्ग, ये किसका, अध्याय 2, इसमें कितना कितना धारा है, 4 से लेकर 8 तक, है दोस्तों, 4 से लेकर 8 तक इसमें अध्याय है दोस्तों, ठीक है। अध्याय 5 क्या बताता है, सॉरी धारा 5 क्या बताता है, यही वो उल्लेख करता है कि हम कोई भी भूत वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन, है ना, वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन का धारण करता है और उसके बदले लगान चुकाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 5। इसमें इस चीज को डिफाइन किया गया दोस्तों। धारा 6 क्या है दोस्तों, धारा 6 में किस चीज के बारे में बात किया गया, हम लोग धारा 4 में देख लिए कि काश्तकारों का वर्गीकरण किया गया। धारा 4 में, सॉरी धारा 6 में इसमें क्या किया गया, वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया, इसमें मेनली मुंडारी और खुटकट्टीदार प्राप्त है ना, नहीं इसको छोड़कर, मुंडारी खुटकट्टी दार को छोड़कर, मुंडारी खुटकट्टी दारों को छोड़कर जो भी व्यक्ति जमीन का धारण किया हो, है ना, जो भूमि धारण किया हो, तो ये धारा 6 में इसके बारे में बात करता है। धारा 7 में वैसा भूधारक जो भूमि प्राप्त किया हो जंगल साफ करके, जिसमें से मुंडारी खुटकट्टीदार लोग
शामिल है इसमें दोस्तों, है ना। तो ये है मेनली, ये अध्याय 2 का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? अध्याय 3 में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो अध्याय 3 में हम लोग पढ़े थे, इसमें भूधारक के बारे में बताया। किसके बारे में बताया गया? भूधारक के बारे में। आपको एक चीज बता देते हैं दोस्तों, हम लोग काश्तकारों का वर्गीकरण जब पढ़े थे तो इसमें पढ़े थे, यहाँ हम आपको थोड़ा इसको डिफाइन करके बताते हैं ना। इसमें काश्तकारों का वर्गीकरण किया गया था। काश्तकारों का जो वर्गीकरण किया गया था ये हम आपको बताया है दोस्तों, जो पढ़ाए हैं उसमें पहला तो भूधारक, तो पहला कौन था? भूधारक। दूसरा था रैयत। तीसरा जो रैयत के अधीन रहता है, दर रैयत, है ना। और चौथा क्या पढ़े थे हम लोग? इसमें पढ़े थे मुंडारी खुटकट्टीदार। मुंडारी अलग से इसका पढ़े थे, खुटकट्टीदार, इसके बारे में। फिर रैयत को भी वर्गीकरण किए थे दोस्तों, है ना। रैयत में क्या वर्गीकरण किए थे? इसमें अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कायमी रैयत भी बोलते हैं। अधिभोगी रैयत को ही कायमी रैयत। दूसरा क्या पढ़े थे? अनाधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत। और इसी को गैर कायमी रैयत भी बोलते हैं, है ना दोस्तों, गैर कायमी रैयत। और तीसरा जो पढ़े थे, मुंडारी खुटकट्टीदार अधिक, मुंडारी या खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। क्या पढ़े थे? खूंटकट्टी, खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, है ना। खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, इसके बारे में ये वर्गीकरण था, है ना दोस्तों। तो हम लोग जो ये मेनली किसमें वर्गीकरण किया गया? अध्याय 2 में। किसमें ये वर्गीकरण है दोस्तों? अध्याय 2 में, जिसमें धारा 4 से लेके 8 तक है दोस्तों। तो उसमें जो हम लोग, उसमें पहला वर्गीकरण देखे, उसमें तीसरा सीधे भूधारक आ जाएगा। चौथा क्या आ जाएगा? रैयत आ जाएगा, है ना दोस्तों। पांचवा क्या आ जाएगा? अधिभोगी रैयत, सॉरी, पांचवा आ जाएगा खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, है ना। पांचवा खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। और छठा जो है वो अधिकारी जो अधिभोगाधिकार रैयत है, उस तरह का रैयत आ जाएंगे। और सातवां में वैसे रैयत जो इन सब में नहीं आए, वो 7वां अध्याय में हो जाएगा दोस्तों। ये हम आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? धारा 10 में क्या उल्लेख है दोस्तों? तो धारा 10 में क्या बोलता है कि किसी भूइहर, यह अध्याय 3 का भाग है। पहली बात तो अध्याय, धारा 10 किसमें? अध्याय 3 में है। इसमें कितना धारा है? तो यहां है 9 से लेके 15 तक। कितना अध्याय दोस्तों? 9 से लेके 15 तक। तो धारा 10 क्या कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1869 है ना, 1869 के में जो रजिस्टर में जो शामिल है ना, वो इस प्रकार के जो भूइहर जमीन है उसका लगान में वृद्धि नहीं होगी, ये बात बोलता है धारा 10। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, किसी भूइहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरित उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है? ये कौन सा धारा बताता है दोस्तों, है ना, कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जो उल्लेख है कि भूस्वामी अगर मान लिया जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो उपायुक्त के पास हम आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उसके जांच परख करने के बाद
अगर सही पाया तो अपने अधीनस्थ अधिकारी को वो आदेश दे सकता है भूमि को रजिस्ट्री करने का। ये कौन बोलता है? ये धारा 12 बोलता है दोस्तों। और धारा 11 क्या बोलता है कि किस प्रकार की जमीन का, कोई भी जमीन का रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। कैसे कैसे प्राप्त रही है? तो पहले एक वंशानुगत मिले तब उसको भी रजिस्ट्रीकृत कराना है, दान स्वरूप मिले तब, या विक्रय से मिले यानी खरीद बिक्री से मिले तब, है ना, या किसी और आधार से अगर जमीन मिलता है तो उसको सरकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना। ये धारा 11 बोलता है दोस्तों। और धारा 12 बोलता है कि अगर धारा 11 के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो है या जो सरकारी कार्यालय है, अगर वो रजिस्ट्री करने से इनकार कर देता है तो जो रैयत है वो आवेदन दे सकता है उपायुक्त को, और उपायुक्त उसके जांच परख करने के बाद ही उसको फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी को वो देगा आदेश कि इसको रजिस्ट्री करना पड़ेगा या नहीं करना है, तो उसका वजह भी बताएगा कि क्यों नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 20 नंबर था। अब है 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11, किस धारा में यह कहता है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भूस्वामी, है ना, धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भूस्वामी उसे पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकता है। जो उस तरह का जो जमीन है उसको वापस ले सकता है। ये किसमें कहता है? धारा 11 से कोई जमीन अगर रजिस्ट्री हुआ है तो जो भूस्वामी उस जमीन को वापस ले सकता है। ये कौन से धारा में ऐसा कहता है? तो ये धारा 15 में कहता है दोस्तों। धारा 15, ये अध्याय 3 का पाठ है। बार बार बोल रहे, ये अध्याय 3 जिसमें धारा 9 से लेके 15 तक है दोस्तों, है ना। तो उसमें ये है, लेकिन ये भी बोला गया कि किस कब है जो पुनः मतलब जमीन है जो वापस नहीं हो सकता, ये भी बताया गया। ये कब? जब उसपे कोई अस्थाई कोई चीज संरचना बन गया हो, कोई ऐसा बिल्डिंग बन गया हो, या वहां पे उद्यान बन गया हो, या कारखाना हो, है ना। ऐसी स्थिति में जमीन है जो पुनः ग्रहणीय नहीं होगा, है ना। लेकिन धारा 15 के आधार पे बता रहा कि आप इस आधार पे ही, जब मान लेते धारा 11 का उल्लंघन हुआ हो, है ना, तब हम जमीन को वापस ले सकते हैं। या सीएनटी एक्ट का जो और भी प्रावधान है ना, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति, वो अनुसूचित जनजाति को ही जमीन हस्तांतरित कर सकता है। दोनों एक ही थाना का होना चाहिए। अगर इसको पूरा नहीं किया गया, शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति है, वो शेड्यूल कास्ट को ही जमीन दे सकता है। दोनों एक जिला का होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनका भी जमीन जो है रैयत पुनः वापस ले सकता है जो जमीन बिक्री किया है। उसी प्रकार कोई अन्य पिछड़ी जाति का कोई, जिसमें जो 56 जातियां जो शेड्यूल किया गया है, अधिसूचित किया गया है, अगर उनमें से अगर हस्तांतरण जो है वो सीएनटी एक्ट के तहत नहीं हुआ हो तो भी उसको वापस ले सकता है भूस्वामी। ये इसमें कहा है, किसमें? धारा 15 में इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? रैयत शब्द को किस अध्याय में किया गया है? तो अभी बताए थे दोस्तों कि इसको अभी बता रहे थे ना, किस अध्याय में किया गया है? हम लोग इसको बता रहे थे कि ये रैयत शब्द जो है वो अध्याय 4 में, किसमें किया गया दोस्तों? अध्याय 4 में। पहले अध्याय 2 में क्या किया गया? अध्याय 2 में काश्तकारों का वर्गीकरण, ये बार बार बता रहे, काश्तकारों के वर्ग। और अध्याय 1 में क्या है? सीएनटीएस का, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का क्या संक्षिप्त नाम होगा वो, उसका प्रसार क्या होगा वो, और उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको परिभाषित किया गया अध्याय 1 में। अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग का किया गया। अध्याय 3 में, जो अध्याय 3 में किया गया, किसको किया? भूधारक को किया गया। अभी पढ़ रहे थे जिसको, भूधारक को किया गया। अध्याय 4 में क्या किया गया? अध्याय 4 में रैयत को किया गया। अध्याय 4 में रैयत को किया गया। और अध्याय 5 में खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को
का किया गया है ना दोस्तों। ये आपको याद रखना है ना। अध्याय 6 में अधिभोगी रैयत के बारे में किया गया। अध्याय 7 में क्या किया गया, जो इन सब चीजों में छूट गया था, है ना, उनको अध्याय 7 में किया गया है ना दोस्तों। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत को अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर वर्ष ना तो खेती की हो ना ही उसे धारित किया, फिर भी उसको अधिभोगा अधिकार हो। ये कितने वर्षों तक के लिए, तो ये 12 वर्षों तक दोस्तों। कितना, 12 वर्षों तक, 12 वर्ष तक ये है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में है। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में है, इसके बारे में इसमें पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन ए है 17, है ना दोस्तों, 17, 19, 23 या 29। तो आपको पता है कि जो धारा है 17, उसमें बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। बंदोबस्त रैयत को धारा 17 में परिभाषित किया गया, और धारा 19 में किसको किया गया, जो इसमें बोला गया कि बंदोबस्त रैयत का, तो बोला गया बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार, है ना, ये बताया गया इसमें। बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार, अधिभोगाधिकार, ये धारा 19 में बताया गया। उसी प्रकार धारा 23 में है ना, इसमें यह बताया गया कि जो अधिभोग ज्योत है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे अंतरण किया जाएगा ना, यानी कायमी ज्योत या अधिभोग ज्योत, इसी को एक ही चीज है, कायमी ज्योत या अधिभोग ज्योत, ज्योत के हस्तांतरण के बारे में बात किया गया। इसमें हस्तांतरण के बारे में बात किया गया है दोस्तों। और उसी प्रकार धारा 29 जो है, इसमें क्या बताया गया दोस्तों, धारा 29 में आपको बताया गया, इसमें धारा 29 में 24 से लेकर 36 तक, 24 से 36 तक इसमें जो है वो सारा है लगान का निर्धारण, लगान का निर्धारण। अच्छा ये चीज बताइए, ये किस भाग में है, जो बंदोबस्त रैयत का परिभाषा, ये 17, 19, 23, 29, ये सारा अध्याय 4 में हम बात करें दोस्तों। ये किसमें, अध्याय 4 में, ये सारे बात अध्याय 4 में जिक्र किया गया है दोस्तों, है ना, कि धारा 17 में बंदोबस्त रैयत का परिभाषा दिया गया है। 19 में जो बंदोबस्त रैयत है उसका अधिभोगाधिकार होगा। 23 में जो अधिभोगाधिकार है उसके अपने अधिकार को कैसे हस्तांतरण करेगा वो है, और 29 में उस पर लगान कैसे लगाया जाएगा, लगान का निर्धारण। ये धारा इसमें 24 से लेकर 36 तक में ये सारी चीजें दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1940 में, 1940 में, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1950। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, अगर ये पिछला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें भी इसके बारे में डिटेल्स से बताया गया है, अलग से वीडियो है दोस्तों, आप उसको जाकर देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में ये भी है लगा हुआ दोस्तों, तो आप उसको देखिए। 1949 में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धारा 26 से 36 तक किसका उल्लेख है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये किसमें है, अध्याय 4 में है, ये जहां बंदोबस्त रैयत के बारे में बात कर रहे थे, है ना दोस्तों, उसी में लगान का निर्धारण हो रहा था। तो ऑप्शन ए सही है कि धारा 24 से लेकर 36 तक किसका है, तो लगान के निर्धारण के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, है ना, 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है। अध्याय 5 में किसका उल्लेख है, ये पहले बता चुके हैं, है ना। किसके बारे में बात है, तो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में है। खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में हम लोग अध्याय 5 में है, ये हम लोग पहले पीछे अभी देखे थे, है ना दोस्तों। नेक्स्ट है, अनाधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख धारा कितने में, है ना, जो अनाधिभोगी रैयत है और उसके जो भूस्वामी है के बीच
करार पर लगान तय की जाएगी, है ना, जो करार हुआ है दोनों के बीच में उस पे दर तय की जाएगी। इसका उल्लेख किस धारा में है, ये बात कहा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 38 में है दोस्तों, है ना। ये किस में है, ये अध्याय 6 में। हम बताए थे कि अध्याय 6 में किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनाधिभोगी रैयत के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसमें कितने अध्याय कितने धारा है, तो 38 से लेके 42 तक इसमें धारा है, जिसमें बात किया गया है कि जो अनाधिभोगी रैयत है और उसके भूस्वामी के बीच करार लगान, इसमें जो लगान की दर है वो तय की जाएगी। इसका उल्लेख जो है वो धारा 38 में किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा। कह रहा है कि अनाधिभोगी रैयत है उसको बेदखल किया जाएगा किस आधार पर, अगर 2 वर्ष में वो कितने, जो 2 वर्ष है ना, उसके बीच के जो है अगर वो लगान चुकाने में असफल रहता है लगातार 2 वर्षों में, तो कितने दिनों के बाद उनको है जो बेदखल किया जाएगा। ऑप्शन ए है 58 डेज, बी है 75 डेज, सी है 65 डेज और डी है 90 डेज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 90 दिन। अगर लगातार 2 वर्ष तक वो लगान नहीं दे पाया तो 90 दिनों के अंदर अगर वो उनको टाइम दिया जाएगा, अगर तब तक वो नहीं देते हैं, अगर लगान नहीं चुकाते हैं अनाधिभोगी रैयत, तो उनको बेदखल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख है। जो छूट प्राप्त जितने भी भूमि है उसके बारे में उल्लेख है दोस्तों, ये किस धारा में ये बात किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43। क्या जाएगा, ऑप्शन बी 43। जो 43 है धारा यानी 43 धारा जो है उसमें छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था टॉप 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और भी जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं मिसलेनियस क्वेश्चन या भी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियोस में शामिल करेंगे दोस्तों, है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे हम लोगों को और इस तरह का और भी वीडियोज आप लोगों के सामने लाते रहे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम इस वीडियो को देखने में दिया। थैंक यू।